सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इंडस्ट्री में पूरे किए 10 साल। 2012 में उनकी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी और आज उनकी फिल्म थैंक गॉड रिलीज होने को है तैयार। तो हम आज बैठे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा से उनकी 10 साल की जर्नी के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे थैंक गॉड के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू। और जर्नी की बात करती हूँ, जब व्हेनेवर यू लुक बैक, पीछे मुड़कर देखते हो, एक चीज जो हमेशा याद रहता है और ता जिंदगी रहेगा, वो क्या है? वेल 10 साल एक तो महसूस नहीं होते कि 10 साल हो गए हैं इस बिज़नेस में। हम लोग इतनी चीज़ें हमेशा किसी और की ज़िंदगी जी रहे होते हैं या अपने किसी और की लुक में कोशिश करते हैं, तो हमेशा उससे कंज्यूम रहते हैं। बट अगर 10 साल में मैं कहूँ, चीज़ डेफिनेटली मेरी पहली पिक्चर, पहला दिन, पहला शॉट, जिसके बतौर मैं आज यहाँ पे हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इधर एक और पिक्चर प्रमोट कर रहे हैं। वो मुझे याद है कि राधा जो सॉन्ग था, उसमें मैंने नीले किस्म का मनीष मल्होत्रा का कुर्ता पहना हुआ है और मैं बस एक नीचे कदम लेता हूँ और एक लुक देता हूँ आलिया के कैरेक्टर को। तो वो पहला शॉट था जी। और जो पिक्चर में है उसके हमने सिर्फ 2 ही टेक लिए थे और मैं तो बड़ा एक्साइटेड था यार कि 2 टेक में ओके हो गया और उसको पिक्चर में यूज़ भी किया गया। तो वो हमेशा याद आता है कि वहाँ से लेकर आज तक कितना कुछ सीखने को मिला, कितना कुछ देखने को मिला। आई थिंक इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बहुत मुश्किल है 10 साल को कंसाइज करने में। एक पहाड़ी की चोटी की तरह होता है। कभी ऊपर चढ़ते हैं, फिर आप उससे हाई पहाड़ी जाने के लिए आपको नीचे जाना पड़ता है, फिर आप ऊपर जाते हैं। तो ऊंच नीच भी बहुत देखा है। एंड बट जो फिल्म मेकिंग का जुनून है वो आई थिंक उल्टा बड़ा ही है। वो एक एस्पेक्ट मैं कहूँगा जो नया है, क्योंकि मैंने स्टार्ट भी किया था असिस्टेंट डायरेक्शन से जी, माय नेम इज़ खान में। और आज जैसे शेरशाह के टाइम पे प्योरली पैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जितना उसमें इन्वॉल्व था कि राइटिंग, कहानी, एडिटिंग, सारे प्रोसेस में, तो वो जुनून जो एक फिल्म मेकर का जुनून है वो डेफिनेटली आगे ही बढ़ा है। कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे का जो फीलिंग है जी, वो जुनून ही है। देखो हम लोग, आपको पता है कि बिजनेस कितना मुश्किल है। यहाँ पे जब तक वो जुनून, पैशन नहीं है टू सेट पे आने का, अलग अलग कुछ ट्राई करने का, उसको फिर कैसे वो एडिटिंग रूम में एक साथ जुड़ के आता है, तब तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो पैशन ज़रूर है, आइडियाज़ और उम्मीद बहुत है। बस कहानी की देरी है। ऐसी और कोई कहानियाँ मिले तो बिल्कुल शायद करेंगे। फिलहाल तो आप बहुत ही खूबसूरत फिल्में भी कर रहे हैं। आई थिंक ये वाला जो फेज़ है वो आपका बहुत खूबसूरत फेज़ है एंड यू हैव डन सम ब्यूटीफुल फिल्म्स। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट हंसी तो फंसी इज माय ऑल टाइम फेवरेट। मुझे बहुत अच्छी लगी शेरशाह। मतलब पीपल हैव लव्ड योर परफॉर्मेंसेस इन अ डिफरेंट वे। और आगे भी गाइस बहुत ज़्यादा कुछ और आ रहा है जी। थैंक गॉड हम कह रहे हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया तो हम हमेशा कहते हैं और कहते रहेंगे। थैंक गॉड में क्या कुछ है जो सिद्धार्थ को अट्रैक्ट कर गया? जी, थैंक गॉड की जब मैंने पहली नरेशन सुनी थी राइटर्स के साथ और इंद्र कुमार जी के साथ, मुझे याद है कि एग्जैक्ट 2 घंटा कुछ ऑड मिनट पे ख़त्म हो गई और मुझे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर दिखी। और मैं उसमें हंसा भी, मैंने उस पर सोचा भी कि मैं भी ऐसा करता हूँ। और एंड में मेरे को एक बहुत ही इमोशनल लेवल पे उसने उसको टच किया और मुझे फिर लगा कि यार ये एकदम करेक्ट मिक्स है ऑफ कमर्शियल कॉमेडी विद लवली मैसेज एट हार्ट। आई थिंक इस पिक्चर का जो ये कंप्लीट लीव योर ब्रेन्स एट होम नहीं है। इस पिक्चर का दिमाग और दिल एकदम सही जगह पे है। बिकॉज इंद्र कुमार जी हैं तो इसका इंटरटेनमेंट वैल्यू एकदम हाई है। बट मैं कहूँगा एंड में जो इसमें जो एक किरदार चीज़ें सीखता है, उससे हमें वही उम्मीद है कि लोगों के दिल को छू भी जाए। ये एक आज के मिडिल क्लास बिजनेसमैन या अपर मिडिल क्लास बिजनेसमैन की कहानी है जो नीचे से ऊपर आया है और फिर और ऊपर जाना चाहता है जैसे कि हम सब, और कैसे वो उसके चक्कर में भगवान से भी चीज़ें मांगता है, अपने लोगों से भी मदद मांगता है, कुछ गलत कदम उठाता है, कोई सही कदम उठाता है, और कैसे जब उसका एक्सीडेंट होता है उसको उन सब चीज़ों का हिसाब देना पड़ता है। तो ये एक पार्ट फिक्शन, मतलब ऑब्वियसली आइडिया है। मुझे बहुत ही एंटरटेनिंग लगी, मुझे बहुत ही इमोशनल लगी। सिद्धार्थ, थैंक गॉड विवादों में घिर गई है। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है इस फिल्म में। का समाज जो है इससे आहत है। तो
इन सब चीज़ों को लेकर एक्टर के तौर पर फिल्म रिलीज से पहले अगर इस तरह की ट्रोलिंग होती है, बातें होती है, तो क्या कुछ जहन में होता है? फिल्म को पहले आने दो। आप अगर फिल्म टोटलिटी, हमने 2 घंटे की पिक्चर बनाई है, अब प्रोमो सिर्फ तीन क्या मिनट है का उसमें, वो तो हाँ, तो आई थिंक टू बी हैव अ फेयर डायलॉग, चाहे मैं आपसे भी बोलूँ, मैं किसी से भी बात करूँ, बट जब मैंने फिल्म देखी हुई आपने नहीं देखी है, तो वो इक्वल लेवल पे कॉन्वर्सेशन नहीं है। तो आई थिंक यही एक चीज़ है कि यस, ये कॉन्वर्सेशन अगर रिलीज के बाद हो तो फिर समझ आता है कि लोगों ने उसको समझा, यार हमारी इंटेंशन क्या है, हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं इस फिल्म के थ्रू, और फिर आप एक इक्वल डायलॉग कर सकते हैं। तो उम्मीद वही है कि लोग जब ये दिवाली पे देखेंगे पिक्चर, और रिलीज भी दिवाली पर हो रही है, जो कि अगेन वेरी पॉजिटिव, फेस्टिव, हैप्पी, करेक्ट, इस फिल्म में इंटेंट वही है। तो मैं वही उम्मीद करता हूँ कि यार लोग इंतज़ार करें, कुछ ही हफ्ते बचे हैं, एक बार देख लें, और फिर ये ओपन डायलॉग तो है ही, पब्लिक तो आजकल वैसे भी चुप नहीं बैठती, तो वो हमें वैसे ही पता चल जाएगा पब्लिक क्या सोचती है। तो आई थिंक द टाइमिंग इज़ नॉट एप्ट कि आप एक सिर्फ 3 मिनट देखकर बहुत जल्दी जज करने पे आ जाए एक फिल्म को। क्या फिल्म रिलीज से पहले जब इस तरह की बातें होती है सिद्धार्थ, तो क्या डर लगता है फिल्म रिलीज से पहले कि अभी तक शायद ट्रेलर ही आउट हुआ है और लोग ऐसे बातें कर रहे हैं? आई थिंक ये तो इन रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि काफ़ी जो आवाज़ें उठती हैं रिलीज से पहले और जो हमारे एक्चुअल पब्लिक का रिएक्शन एकदम अलग होता है। इवेंचुअली टिकट गोइंग ऑडियंस हैज़ टू डिसाइड, और वो टिकट गोइंग ऑडियंस के पास शायद इतना समय नहीं होता है रिलीज से पहले कि वो इतना चीज़ें वॉइस कर पाए। वो लोग अपनी ज़िंदगी में बिजी होते हैं, एक अलग ज़िंदगी लोगों की चल रही है, हम उनका एक हिस्सा बनते हैं 2 घंटे के लिए कि हमें आप अपना टाइम दीजिए और हम आपको एंटरटेन करेंगे। इससे पहले भी पीके या फिर ओ माय गॉड, इस तरह की फिल्मों में भी विवाद उठाए गए थे, और अब इस फिल्म को लेकर जब एक्टर्स तक ये बात पहुंचती है, सुबह उठकर जब आप देखते हैं कि ये सब लिखा गया है या लोग इस तरह से सोचते हैं, तो फिर क्या डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो आपका क्या होता है? आई थिंक पब्लिक से ऊपर कोई नहीं है, तो ये कॉन्वर्सेशन तभी रेस्ट पे आएगी जब एक बार वो फ्राइडे आ जाए, पब्लिक जब देखे वीकेंड पे, तभी आपको समझ आता है। और फिर जायज़ भी है, क्योंकि जब पब्लिक ने वर्डिक्ट दे दिया तो फिर हम भी उसमें क्या बोलेंगे। जब आप एक कॉमेडी फिल्म बनाते हैं, उसमें इतना ज़्यादा मतलब अब आप कॉमेडी ही बना रहे हैं, तो इसमें क्या इतना सोच समझ करके बनाना चाहिए कि आई थिंक डेफिनेटली आज राइटर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, चाहे वो मैं स्टैंड अप कॉमेडी में भी देखता हूँ, इवन फॉर स्टैंड अप कॉमेडियंस अराउंड द वर्ल्ड बहुत मुश्किल हो गया है कि क्योंकि बहुत ही टाइट बस रोप पे खड़े हैं वो, बैलेंस करते करते कि यार ये पहलू भी ना हो, ऐसा दर्शाया जाए, वो पहलू भी ऐसा ना दर्शाया जाए, और बीच में वो कॉमेडी कर रहे हैं उसके। तो हैट्स ऑफ टू आवर राइटर्स, एंड आई थिंक इस फिल्म में भी वही इंटेंशन रही है। इस फिल्म की जो कहानी है वो एक जैसा कि मैंने कहा, एक फ्लॉड किरदार की कहानी है जो अपने पर्सनल एम्बिशन के लिए चीज़ें करता है और फिर वो कैसी चीज़ें सीखता है। तो बहुत सारे पहलू हैं, जब ये 2 घंटा लोग देख लें फिर हम बातें करें तो आई थिंक मुस्कुराकर हंसते हुए ही बाहर आएंगे। हाँ करेक्ट, तो वही उम्मीद वही है कि आई थिंक उम्मीद तो वही है वो कि जैसे इंदुर कुमार जी ने पहले हम लोगों को एंटरटेन किया है, वही एंटरटेनमेंट है इस फिल्म में, और बस उसके साथ इसका एक मैसेज अलग है, इसकी जो एक्सपीरियंस है एक अलग है, बिकॉज ये इवेंचुअली एक इमोशनल कहानी है बाय द एंड ऑफ इट। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोग अपनी फैमिली के साथ जब देखेंगे तो उनको वो सेम एहसास होगा। अजय देवगन के साथ काम करना मतलब सीजन्ड एक्टर हैं, और जब वो होते हैं प्रेम में, आप कह रहे हैं एक सीन में कि सिंघम का फील, एंड वी लव्ड दैट सीन, आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो। So how was it? Tell us some experience. बिल्कुल, मी एंड अजय देवगन जी चित्रगुप्त के किरदार में जी, चित्रगुप्त के किरदार, तो हमें ऐसी ही एक पर्सनालिटी की ज़रूरत थी जो वो जब कहे तो लोग सुने, उनका वो स्टैचर हो, उनका वो पोजीशन हो, और वो पूरी फिल्म में वही प्ले होता है कि जो कितनी चीज़ें हैं जो उनके डायलॉग में आपको सीखने को मिलेगा। सीखने का मतलब आप सोचेंगे उन पे यार कि हाँ शायद मैं भी ऐसा करता हूँ। तो वो तो कैमरा के सामने की बातें होगी, बट ऑफ कैमरा हम सबको पता है कि वो एक डायरेक्टर हैं, बट उनकी जो टेक्निकल या कैमरा वर्क की नॉलेज है उससे डेफिनेटली मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। उनका जो पैशन है फॉर वन शॉट ऑल्सो, तो वो पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने खुद डॉली पे बैठकर मेरा एक क्लोजअप लिया, कि वो चाहते थे कि यार नहीं ऐसा लेते ना, ऐसा मैं दिखाता हूँ, तो ऐसा करके लेते। तो मैंने उनको वहाँ पे भी बोला था, मैंने कहा सर
आप पहले ऐसे एक्टर हो जिन्होंने जस्ट प्योरली फॉर पैशन और फिल्म मेकिंग उन्होंने एक शॉट लिया, एंड आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि उनका जो क्राफ्ट पे ध्यान है, उनका जो टेक्निकलिटी पे ध्यान है, उससे मेरे जैसे एक्टर को सिर्फ सीखने को ही मिलता है। स्वर्ग का माहौल भी बहुत ही रंगीन दिखाया गया है। हम स्वर्ग और नर्क के बीच में अच्छा अभी तक पहुंचे नहीं है। करेक्ट। तो वो एरिया, उस जगह को जीना कैसा रहा? वो हमारे आपको तो नौरा फतेही भी मिल गई वहाँ पे। नहीं वो इम्तिहान है। अच्छा। वो सबसे बड़ा टेस्ट है वो, तो वो लस्ट का राउंड है, विच डिफिकल्ट टेस्ट टू पास फॉर ऑल द मेन। तो हर एक राउंड की खासियत है, हर एक राउंड्स के लिए है, क्रोध और लस्ट और तो जी हर एक सवाल का एक महत्व है इस फिल्म में। आप कि वो आपको मौका मिलता है कि आपको फिर से टेस्ट करने का मौका मिले यार, कि आप फिसलते हैं कि नहीं फिसलते, आप कैसे कदम उठाते हैं। आई थिंक द ओवरऑल टेक इज कि कर्मा पे अगर जो हम हमारे देश में बिलीव करते हैं यार कि जैसी करनी वैसे भरनी, तो अपने कर्मों पे अगर आप ध्यान दें, वो है उसका जिस्ट। और उसके लिए जो अजय सर और मैं जो सेट पे होते हैं, वो एक इंटरेस्टिंग कहीं इस यूनिवर्स में भटकता हुआ एक तारा आप कह लीजिए, वहाँ पे है जहाँ पे डिसाइड हो रहा है यार कि हम स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे, और कैसे ये किरदार अलग अलग राउंड्स में चीज़ें देखता है और कैसे पास होता है नहीं होता है। वो पिक्चर है हमारी, थैंक गॉड, जो इस दिवाली को आने वाली है। आपकी फैमिली दूर दूर तक, मतलब कहाँ दिल्ली में आप रहते थे और वो चाहते थे कि आप MBA करें, तो तब क्या जहन में था? तब यही था कि यार ये तो पार्ट टाइम के लिए थोड़ा पॉकेट मनी बनाएंगे मॉडलिंग और थोड़े बाद एड्स करके, और MBA के कॉलेज में घुस के और किसी कॉर्पोरेट जॉब में बैठेंगे। अच्छा, मतलब इतना लंबा प्लानिंग तो कभी रहा नहीं कि फिल्मों में नहीं, क्योंकि आई थिंक दिल्ली में जब आप किसी को भी बोलते थे तो मजाक ही लगता था कि यार वहाँ जाके एक्टर बनना है। दिल्ली में हर किसी लड़के को हीरो बनना था, हर किसी दूसरे लड़के में समझता है कि वो हीरो है। बट वही समझ आता है कि जब मुझे एक ऑडिशन मैंने दिया और वहाँ पे मौका मिला, उस ऑडिशन के बाद दूसरे राउंड ऑफ ऑडिशन बम्बई में करने का, तब समझ आया कि चीज़ें सीरियस थी। तो पहले तो घर वाले थोड़े एप्रीहेंसिव थे और थोड़ा उनको था कि यार कहाँ जा रहा है बेटा, और कुछ नहीं होने वाला इसका, बेचारा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बट आज वो भी जब वापस देखते हैं तो ऑब्वियसली दे वेरी हैप्पी एंड प्राउड। किसका सपोर्ट ज़्यादा मिला, माँ का या पापा का? वेल सच में तो माँ शायद ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी, तो घबराई भी थी। तो मेरे पिताजी थे वो थोड़े और फिर भी थे कि चलो जाओ बेटा, ट्राई करके आओ। तो जायज़ है जो ज़्यादा थोड़ी प्रोटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख रहे थे। बट आज जब वापस देखते हैं तो उनको भी गर्व होता है, खुशी मिलती है कि यार कुछ करके दिखाया और कुछ कर रहा है अभी भी लड़का। फर्स्ट सैलरी एक छोटा सा पोस्टर शूट मैंने किया था एक फ़ोन के लिए, उसमें तकरीबन मेरे को आई थिंक 7,000 रुपये मिले थे। एंड तब मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था, उन्होंने मेरे को चेक दिया था। अच्छा। तो मैंने पूरा चेक की तरह उन्होंने माँ को पकड़ाया। और कितने साल, व्हाट वाज योर एज दैट टाइम? तब मैं 19 साल का था, 19 साल का। तो पहला वो 7,000 रुपये, करेक्ट। काफ़ी सारे थे, उसको बैंक अकाउंट में डाला, वो बचे नहीं वहाँ पे, क्योंकि फिर आड़े टेढ़ी चीज़ों पे खर्चा किया। उस टाइम पे तो इतना कोई सोचता नहीं था। पर असली अहमियत उस 7,000 रुपये की आई थिंक जब मैं मुंबई आया तब समझ आता है कि कैसे आपको जो एक पे चेक मिलता है, चाहे वो आपका रेंट हो, चाहे वो आपके खाने का खर्चा हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, या आपको अपने पर्सनल लुक पे खर्चा करना है, तो आपको एक्चुअल अहमियत जब आदमी जब स्ट्रगल करता है तभी, हाँ, अवे फ्रॉम होम, एक एक पैसे का हिसाब पता चलता है, एक एक पैसे की वैल्यू समझ आती है कि यार कहाँ खर्चना है, कैसे खर्चना है, और पैसे की वैल्यू क्या है। बिकॉज आई थिंक हिज प्रोफेशन में इवेंचुअली हम लोग सब एक वो पब्लिक की प्यार के लिए ही काम कर रहे हैं। बिकॉज पैसे की तो कोई there's no end to the amount of money you can want to make or make. बट जो मुझे रियलाइज हुआ शेरशाह के टाइम पे रिसेंटली, कि जो लोगों ने रिस्पॉन्स लिखे थे, जो लोगों ने वीडियोस बनाए थे, जो मैं लॉकडाउन के दौरान देख रहा था, वो एहसास कोई पैसा नहीं खरीद सकता। वो एहसास आप कहीं मार्केट में जाके नहीं ले सकते, वो आप कहीं प्लान नहीं कर सकते उसके लिए। वो सिर्फ आपको मेहनत से ही मिलता है। लोग आपका जब काम पर्दे पे देखती है तभी मिलता है।
तो आई थिंक दोनों तरफ के पहलू देख लिए। तब तब मेरी स्ट्रगलिंग डेज में नीड थी पैसा बनाने की, यार पैसा 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 करना है। अब नीड है कि यार ऐसा कोई क्राफ्ट करे, सीन करे कि किसी को कोई कनेक्ट हो जाए या कुछ फील हो जाए। जैसे शेरशाह को लेकर आप हमेशा, दैट विल बी योर फेवरेट आई थिंक, हाँ, मैं हमेशा इतना दिल के बड़े प्रोटेक्टिव और वैसा करीब। था हाँ। कि यार ये फिल्म बननी चाहिए, ये ऐसी बननी चाहिए, मुझे लगता है इसमें मेरिट है। इनकी कहानी में मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसा दर्शा पाऊँ, बिकॉज एक बायोपिक एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो वो इमोशन जब इतना इन्वेस्ट करते हैं और आपको वही प्यार मिलता है, तो दैट इज़ बियॉन्ड मॉनेटरी गेन्स। ट्रू। तो फिर आई थिंक वही, मैं जब 10 साल देखता हूँ तो मैंने दोनों स्पेक्ट्रम देखे हैं। मैंने स्ट्रगल भी किया है कि जब पैसे नहीं थे रेंट देने के या जगह लेने के लिए। और कहाँ रहते थे? मैं बम्बई में पूरे एक स्ट्रेट लाइन से काफ़ी जगह जगह रहा हूँ। मलाडी, गोरेगांव, अंधेरी, जुहू, बैंड्रा, मैंने सारे सबर्ब्स देख लिए, सारे सबर्ब्स देख लिए जहाँ जहाँ हम लोग स्ट्रगल कर पाते थे। और आज एक अच्छे उस पर है कि जहाँ मैं चूज़ कर सकता हूँ जहाँ मैं रहना चाहूँ, तो वही कर रहे हैं और देखते हैं। फियर ऑफ लाइफ। Fear. I think fear of life has always been to lose a loved one, a very close one from your family. I think वो एक ही चीज़ रहती है। I think बाकी fears तो काफ़ी आपके बचपने में निकल जाते हैं। जब शुरुआत में आपकी जर्नी ऐसी रही है, तो पहले मेरा एक ही सैलरी पे पूरा महीना निकल जाता था, असिस्टेंट डायरेक्शन की सैलरी पे। तो आज ऊपर वाले ने उससे ज़्यादा दे रखा है, तो वो स्ट्रेस नहीं होता है। बट इमोशनल फेयर ही है। फेयर है कि आप ऐसे बबल में ना चले जाएं एज एन एक्टर कि आपको जो पब्लिक की रिस्पांस है या पब्लिक की जो नीड है वो ना दिखे। कभी क्या कभी बात है, हम लोग बेस्ट थिंग यू सेड। हम लोग एक बबल में हो जाते हैं जहाँ पे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पब्लिक से। आई थिंक तब फिर ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो दैट इज़ जेन्युइनली माई फेयर। एंड आई थिंक मैं अपने फ्रेंड सर्कल या जिन लोगों से बातचीत करता हूँ, मैं तभी शायद थोड़ा प्राइवेट और सिलेक्टिव इसी वजह से हूँ, क्योंकि मैं उसमें करप्शन नहीं चाहता कि अगर वो डिसीजन डिस्कनेक्ट हो गया फिर आई थिंक वो पर्दे पे भी कुछ नहीं दिखेगा। क्योंकि मेरे में वो चाह है कि और इम्प्रूव करें, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएं, तो उस चीज़ को मैं लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हूँ। सर, अब तक कोई रिग्रेट ऑफ योर लाइफ? रिग्रेट तो नहीं। आई थिंक हर प्रोफेशनली तो बिल्कुल नहीं। आई थिंक काफ़ी चीज़ें ऐसी थी, हाँ शायद मैं पहले कर पाता या बेहतर कर पाता। कितनी नॉलेज जो मुझे आज है परफॉर्मेंस के बारे में, एक्शन के बारे में। एक विलन में मैंने एक एक्शन सीक्वेंस किया था, जो गाने में मैं शिप के ऊपर चढ़ के जाता हूँ और एक लंबा एक्शन सीक्वेंस है। जब मैं चढ़ता हूँ तो गाने पे कट रहा है, तो सिंगल शॉट लिया था मोहित सूरी ने। तो मैं आज अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं उसको और एक बेटर तरीके से करता, क्योंकि मुझे खुद को बड़ी इंजरी हुई थी उस शॉट में। तो शायद एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने भी बॉडी को प्रोटेक्ट करता, हमारे स्टंट में इसको भी करता। आई थिंक टेक्निकली आप सीखते रहते हैं। रिग्रेट इज़ अ वेरी हार्श वर्ड कि कुछ आप चीज़ें करें ना करें। मे भी काफ़ी रिएक्शंस ऐसे थे जो मैं फिल्मों के लेकर इतना स्ट्रेस रहता था, मेंटल स्ट्रेस सब होता है जब फिल्म नहीं चलती। तो आप जब आप उस पर समय ज़्यादा वेस्ट करते हैं तो शायद आप वो रिग्रेट करते हैं कि अब शायद मैं जल्दी आगे बढ़ जाता। तो फाइनली आपका डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिफेंस इन द सेंस, किसी ने आपके लिए कुछ लिख दिया या कुछ कह दिया। जैसे मैं पहले भी एक्टर से पूछती थी कि सुबह उठ करके जब आप अखबार पढ़ते हैं और पढ़ते हैं यार ये तो क्या रिएक्शन होता है आपका? तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? हाउ सिद्धार्थ मल्होत्रा आई थिंक कीप्स हर लाइफ गोइंग? मेरा जो एक जिद्दी और ढीठ पना है, मैं शायद कहूँगा, जो बचपन में लोग, हाँ दिल्ली का वो जो है बचपन में झाड़ती थी दादी माँ या माँ भी, आई थिंक उसने मेरा बड़ा साथ दिया है। बिकॉज जब आदमी गिव अप नहीं करता है ना, तो आई थिंक उसको हराना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी है, ये चीज़ एक आपके जज्बे के लिए भी अच्छी है। जब पिक्चरें अच्छी चलती है तो आप शायद इतना नहीं सोचते हैं, जब पिक्चरें आपके उम्मीद के हिसाब से नहीं चलती है तो आप ज़्यादा सोचते हैं। और वो सोच फिर आई थिंक अगर मिक्सड विद एक ढीठपना, तो आप जिद हो जाती है कि नहीं। हाँ करेक्ट। तो आप उस जज्बे से आगे आते हैं कि नहीं यार ऐसा कैसे बोला या ऐसा कैसे कैसे, अगली बार मैं इसको और करना चाहूँगा, इसको और बेहतर करना चाहूँगा, करेंगे यार, क्यों नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि अब इस बार अगली बार ऐसा रिस्पॉन्स आए। तो आई थिंक वो चीज़ मेरे को हमेशा एक पॉजिटिव मूड में रखती है। दैट्स वेरी पॉजिटिव। एंड उम्मीद करते हैं कि वो कभी जाए ना, बिकॉज आई थिंक उसी से आदमी इवॉल्व होता है, कुछ बेटर करता है। थैंक यू सिद्धार्थ मल्होत्रा।
टॉकिंग टू अस लाइक सो ऑनेस्टली, और वही Thank बात you. है कि अगर आप अंदर से पॉजिटिव हो, लगता है कि नहीं इससे बेहतर और, जी तभी ये इंडस्ट्री जो है जी ये सरवाइव करना भी इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिजनेस बहुत ही हमेशा मुश्किल। आप जी एक उसमें रहते हो। जी, डामाडोल में आप हाँ। रहते हैं बिकॉज एक बहुत ही लार्ज ऑडियंस हमारी एंटरटेन करने के लिए। हालांकि मैं कहूँगा बहुत सारा प्यार मिला है, और उम्मीद करता हूँ कि मैं उनको एंटरटेन करते रहूँ और ये प्यार मिलता रहे, और मैं अपनी तरफ से हमेशा मेहनत करूँगा कि मैं कुछ और, कुछ नया और कुछ बेहतर दे पाऊँ। तो या अगले 10 साल या अगले 20 साल, अगले 30 साल के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, दिल से बात करने का और अपनी जर्नी को बताने का, क्योंकि बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो शायद आपकी जर्नी को देखकर सीखेंगे कि हारना नहीं है, जीवन में चलते जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।